हाय वेलकम विजन लोग। आज हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी बोलते हैं। इसको हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ क्या क्या, वो कौन कौन से लॉ हमारे क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अंदर किस किस टाइप की प्रॉपर्टी आती है, इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। एक्चुअल में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो जैसे हम नॉर्मल में प्रॉपर्टी समझते हैं कि जैसे हमारे पास हमारा घर हो गया, ठीक है, घर हमारा क्या हो गया, ये भी एक टाइप की प्रॉपर्टी हो गई है, घर हमारा हो गया। हमारी कोई कार हो गई, वो भी एक टाइप की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये सारी हमारी अलग-अलग टाइप की प्रॉपर्टी आती हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो है जो हमारी इन फॉर्म में नहीं होती। जो होती है हमने अपना कुछ माइंड यूज़ किया है, हमने अपना कुछ आइडिया लेके आए हैं, तो वो आइडिया की फॉर्म में, इनोवेशन की फॉर्म में, इस टाइप की फॉर्म में होती है, जिस पे हम काफ़ी टाइम पढ़ने के बाद या रिसर्च करने के बाद या मेहनत करने के बाद उस आइडिया को या उस वर्क को हम फाउंड करते हैं, उस वर्क को लेके आते हैं लोगों के सामने। अगर हमारा वो वर्क है, जैसे मान लो किसी ने कोई किसी ने कोई मतलब मान लो कि किसी ने कोई नया तरीका निकाला कि हम कैसे ये क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं। एनर्जी को सेव कर सकते हैं, या फिर मान लो कि कार के अंदर जो पेट्रोल है, उसको हम किसी अदर तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको इंजन के अंदर कुछ चेंजिंग करके माइलेज कम कर सकते हैं। इस टाइप की अदर प्रॉब्लम आती है। अब किसी ने इतनी मेहनत करने के बाद, रिसर्च करने के बाद में उसमें वो तरीका वो फाइंड किया। अब जैसे उसने तरीका फाइंड कर लिया, किसी दूसरी कंपनी ने देखा या दूसरे पर्सन ने देखा, उसको कॉपी करके अपना मार्केट बनानी स्टार्ट कर दी। अब उस पर्सन ने जो मेहनत की थी, वो तो सब बेकार हो गई, ठीक है? तो उसने मेहनत की, वो सब बेकार हो गई। एक पर्सन कोई कुछ गाना लिखता है, या फिर कोई पर्सन एक कंटेंट राइट करता है, तो इस टाइप की चीज़ें हमारी। तो इस टाइप की चीज़ें उसने क्रिएट की, तो उसको किसी अदर पर्सन ने देखा कि इसने क्या किया, उसको कॉपी करके अपने नाम से उसे पब्लिश करा दिया, या अपने नाम से उसको उसका फ़ायदा उठाने लगा। तो इन सब में जो बनाने वाला है, जो क्रिएटर है, जो ओनर है, उसका तो डायरेक्टली नुकसान हो रहा है, कि वो इतनी मेहनत करने के बाद में उन चीज़ों को फाइंड कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। तो इस वजह से इसमें लॉ बने हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के, कि इस टाइप की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जिसको हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला है, ठीक है? वो हमारी क्या होगी, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे अंडर लॉ, ठीक है? उससे कोई जिस पर्सन ने क्रिएट किया है, वही उसका यूटिलाइज़ेशन कर सकता है, वही उससे पैसे कमा सकता है। अदर पर्सन उसको यूज़ ना करे, अदर पर्सन उससे पैसे ना कमाए। इससे क्या होगा, ये जो रिसर्च है या फिर जो भी नया आइडिया क्रिएट कर रहे हैं, उनको थोड़ा-सा बढ़ावा मिलेगा, वो प्रमोट होंगे, और प्रमोट होंगे तो और ज़्यादा क्रिएटर हमारे पैदा होंगे, या और ज़्यादा हमारे जो रिसर्चर हैं, वो हमारे मार्केट दिखाई देंगे। ठीक है? नए-नए इनोवेशन आएँगे इसी टाइप से हमारे, ताकि दिखाई दे रहा है कि इतने टाइम मेहनत करने के बाद में कोई इनोवेशन हमारा सक्सेस होता है, और उससे हम मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो इस वजह से हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ लेके आए गए हैं, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ डील करते हैं, लॉ टू प्रोटेक्ट द इन्फोर्स द राइट टू प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स राइट ऑफ क्रिएटर द ऑनर ऑफ इन्वेंशन। कोई इन्वेंशन किया है, कुछ ने कुछ लिखा है, राइटिंग, किसी कोई म्यूजिक है, किसी ने कुछ डिजाइन किया है, या अदर टाइप का जो भी वर्क है, जिसको हमने क्या बोला है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं हम हिंदी में बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा, ठीक है? जो बुद्धि के एक हिसाब से नाम दे रखा है इसमें, बौद्धिक संपदा, ये हमारी होती है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ बनाए गए हैं, जो वही लॉ हमारा क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया गया था पेरिस कन्वेंशन के अंदर। 1983 में, वो 1883 में पेरिस कन्वेंशन हुआ था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है? इसके बाद में बर्न कन्वेंशन हुआ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिक वर्क, 1886 के अंदर ये हुआ था। तो ये दोनों जो ट्रीटी हैं, जो दोनों बर्न की ट्रीटी और पेरिस की ट्रीटी, दोनों जो ट्रीटी हुई थी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी या जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, इनको एडमिन किया जाता है आज के टाइम में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको डब्ल्यूआईपीओ बोलते हैं। ठीक है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को एडमिन करता है, दोनों ट्रीटी को। इन ट्रीटी में जो-जो बातें कही गई, जो-जो बोला गया था, उसको एक्चुअल में फॉलो कराने का काम किसका है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का है। और इंडिया ने भी इस चीज़ को नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के अंदर, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016 के अंदर इस चीज़ को अडॉप्ट किया एज़ ए विज़न डॉक्यूमेंट टू गाइड द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि हम कैसे फ्यूचर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बढ़ावा देंगे। ठीक है? उसको इंडिया ने एनआईपीआर पॉलिसी के थ्रू अडॉप्ट किया है। और यहाँ पर इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर आता है डिपार्टमेंट। ये अपॉइंट किया गया है एज ए नोडल डिपार्टमेंट। इसका काम है कोऑर्डिनेट एंड गाइड द इम्प्लीमेंटेशन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया।
भारत में जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड हमारे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होने हैं, डेवलपमेंट होने हैं, उनको गाइड करना, कैसे उन्हें कोऑर्डिनेट करना है, ये सब काम हमारा हमारा आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का। तो इंडिया ने जो क्या क्या था इसके एक जो डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट भी हुआ था इसके ऊपर, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जितना भी हमारा ट्रेड होगा, ऐसा नहीं कि किसी चाइना पे इस चीज़ के बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं कि चाइना जो वेस्टर्न कंट्री की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको वायलेट करता है, उसको अपने पास से डायरेक्टली यूज़ करता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नहीं मानता चाइना। आगे हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2 टाइप की हमारी क्लासिफाई की गई है। पहली कैटेगरी आती है लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क में हमारी होती है जैसे कॉपीराइट। कॉपीराइट की होम में होती है लिटरेरी वर्क। दूसरा हमारा होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं हमारे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट है। तो आज हम अपने टॉपिक में देखेंगे कॉपीराइट, ठीक है? और अगले लेक्चर में हम देखेंगे पेटेंट वगैरह को हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉपीराइट। तो कॉपीराइट है बंडल ऑफ राइट given by law to creator of the literacy musical artist to ensure the safeguard of author's right over their creation। अगर किसी पर्सन ने ये जो कॉपीराइट है एक राइट प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब जो कॉपीराइट लॉ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक राइट प्रोवाइड किया जाता है जो क्रिएटर है। अब किसी भी टाइप की कोई भी क्रिएट हो सकती है, उसका कॉपीराइट जैसे कोई लिटरेरी वर्क हो गया, म्यूजिकल हो गया, कोई आर्टिस्ट का कोई वर्क हो गया, उनको सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाता है उनकी क्रिएशन को। इसके अलावा प्रोटेक्ट एंड रिवॉर्डेड क्रिएटिविटी, ठीक है? उस क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करने के काम किया किया जाता है इसके थ्रू, और रिवॉर्ड करने के काम किया जाता है। यहाँ पर जो राइट मिलते हैं कॉपीराइट के अंदर वो मिलते हैं हमें राइट ऑफ रिप्रोडक्शन, अडेप्टेशन, ट्रांसलेशन ऑफ वर्क या फिर कम्युनिकेशन ऑफ वर्क टू पब्लिक। ठीक है? वो अपने वर्कों को पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, पैसे कमा सकता है इसके माध्यम से जो भी है। ठीक है? किसी को दिखा के जैसे मूवी की स्टोरी होती है, कोई सॉन्ग होता है, किसी ने कोई बुक लिखी है, वो उसका कॉपीराइट होता है, कुछ कंटेंट राइटिंग का कॉपीराइट होता है। इन सब के कॉपीराइट की हेल्प से क्या है, पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करके क्या कर सकते हैं, पैसे कमाए जा सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑटोमैटिकली, जो कॉपीराइट जो होता है, कॉपीराइट जो मिलता है मुझे क्या, कॉपीराइट जो एक्वायर किया जाता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बस ये क्या क्या करना पड़ता है, जब भी कॉपीराइट हुआ है मतलब कोई भी अगर कंटेंट कोई भी क्रिएशन हुआ है तो इट्स कम इन टू एग्जिस्टेंस एज सून एज वर्क इज क्रिएटेड। जैसे ही हमारा वर्क क्रिएट होता है तब जो कॉपीराइट है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इसके लिए कोई फॉर्मेलिटी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है? इसको कॉपीराइट को एक्वायर कराने के लिए। लेकिन एप्लीकेशन हम फाइल कर सकते हैं कॉपीराइट की, उसको रजिस्टर्ड कराने के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन कॉपी लेने के लिए। ठीक है? तो वो फाइल कर सकते हैं कॉपीराइट ऑफिस के अंदर। और इंडिया के अंदर जो कॉपीराइट एक्ट है वो हमारा कॉपीराइट एक्ट 1957 वर्क करता है। इसका काम है प्रोटेक्ट ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक्स म्यूजिक आर्टिक वर्क। ठीक है? इसके अलावा हमारे सिनेमेटोग्राफ फ़िल्म है, ठीक है? साउंड रिकॉर्डिंग है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम है इसका। अगली चीज़ आती है हमारी टर्म, जो किसी पर्सन को कॉपीराइट मिल गया। अब कॉपीराइट का हमेशा के लिए रहता है, तो कॉपीराइट का टर्म होता है एक फिक्स। मतलब कॉपीराइट वो जब तक रहेगा, ठीक है? इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट फॉर लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, ठीक है? जो ऑथर है उसका, ठीक है? उसकी लाइफ टाइम उसका उस पर्सन को उसका कॉपीराइट रहेगा, मतलब उसके ऊपर राइट रहेंगे इसके लाइफ टाइम। या फिर मान लो अगर कि 2 ऑथर हैं मान लो या 3 ऑथर हैं, ठीक है? मतलब अगर जॉइंट ऑथरशिप है तो उस केस में क्या होगा, जो लास्ट ऑथर है, ठीक है? लास्ट ऑथर की जो लाइफ टाइम है, ठीक है? या तो हमारा सिंगल ऑथर है तो ऑथर की लाइफ टाइम, या फिर लास्ट ऑथर की जो हमारी लाइफ टाइम है, प्लस 60 ईयर आफ्टर डेथ। अगर ऑथर या फिर लास्ट ऑथर की डेथ हो जाती है, डेथ होने के 60 ईयर बाद तक क्या होते हैं, ये कॉपीराइट प्रोटेक्ट रहते हैं, 60 ईयर तक। जिसने क्रिएट किया है, जो क्रिएटर है, उसकी डेथ होने के 60 ईयर के बाद तक ये कॉपीराइट हमारे प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक? तो यही हमारी रिवॉर्डिंग क्रिएटिविटी, किसी की क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड किया जा रहा है। अब उस पूरे टाइम पीरियड में वो उस कॉपीराइट की हेल्प से या तो मनी अर्न कर सकता है, किसी को लाइसेंस दे सकता है, किसी को बेच सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, तो कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, किस टाइप से होता है? तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में क्या होता है, यहाँ पर कोई यूज़ एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल। अब कोई अदर पर्सन जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल है उसको यूज़ करता है या उसको प्रोड्यूस करता है विदाउट परमिशन ऑफ द कॉपीराइट होल्डर। कॉपीराइट होल्डर को नहीं पता है, उससे कोई परमिशन नहीं, उसके बिना परमिशन के उसके क्रिएशन को आप या तो यूज़ कर रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक? तो इसको बोलते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट।
तो जैसे हमारी पायरेसी वगैरह होती है, तो ऑल पायरेसी ऑफ कॉपीराइट वर्क इन द एक्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। तो जितने भी हमारे पायरेसी वाले वर्क होते हैं, सब हमारे किसके अंदर आते हैं? इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन सारे इन्फ्रिंजमेंट हमारे पायरेसी नहीं होते। मतलब इन्फ्रिंजमेंट अलग-अलग प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है वो पायरेसी हो, पायरेसी सिर्फ़ उसका एक टाइप आता है बस। तो इंडिया के अंदर जो इंडियन कॉपीराइट है वो क्या बनाता है? वो बिटवीन कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल इन्फ्रिंजमेंट। तो यहाँ पर अगर इन्फ्रिंजमेंट किया गया है तो ये अलाउ करता है कोर्ट में। पर्सन कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट टू इम्पोज ए सेंटेंस ऑफ 6 मंथ। या तो उस पर्सन को जिसने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, किसी अदर पर्सन के कॉपीराइट का वायलेशन किया है, ठीक है? अपने फ़ायदे के लिए या अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। तो उसमें क्या करता है उसको 6 महीने, लेस देन 6 महीने, 6 महीने से कम की जेल दे सकता है या फिर एक फाइन लगा सकता है ₹50,000 का। ठीक है? इसके अलावा वो कॉपीराइट में कितना उल्लंघन हुआ है, कितना उसने पैसा कमाया, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो सर्टिफ़िकेट और रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट है, ये मिलता है उनको, और जो एंट्रीज़ है उसकी, मतलब जो कोर्ट में दिखाने के लिए, ठीक है? कि उसने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, तो वो पर्सन कॉपीराइट यूज़ करने के लायक था या नहीं था, कैपेबल था, नहीं था, एलिजिबल था या नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि उसने एक्चुअल में कॉपीराइट उसका हो, दूसरा पर्सन क्लेम कर रहा है, तो उसके लिए क्या होती है? रजिस्ट्रेशन, सर्टिफ़िकेट और रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट होता है। तो यही क्या होता है, एक प्राइम एविडेंस की तरह वर्क करता है कोर्ट के अंदर। ठीक? कोई भी अगर इस टाइप का अगर ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट के लिए डिस्प्यूट होता है, तो यहाँ पर जो प्राइम एविडेंस होता है, वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट। वो हमारा प्राइमरी एविडेंस की तरह वर्क करता है कोर्ट के अंदर। अब देखते हैं क्या-क्या इसमें रेमेडीज़ मिलती हैं इसको, सिविल रेमेडीज़ फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंज किया जाता है, तो क्या-क्या हमारे पास बचाव के साधन होते हैं? किस-किस तरीके से बचा जा सकता है उसमें? तो कॉपीराइट एक्ट 1957 प्रोवाइड करता है ऑथर या कॉपीराइट होल्डर को। यहाँ पे 2 टाइप की रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, सिविल रेमेडीज़ और क्रिमिनल रेमेडीज़। मेनली सिविल रेमेडीज़ होती हैं, क्रिमिनल रेमेडीज़ बहुत माइनर होती हैं इसमें। सिविल रेमेडीज़ में पहली होती है इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब जो अदर पर्सन किसी कॉपीराइट का यूज़ कर रहा है, उसको रोक दिया जाएगा। कोर्ट यहाँ पे आदेश देगा कि उस पर्सन को कॉपीराइट का यूज़ नहीं कर सकता अब वो। अब आगे कुछ भी किसी भी टाइप का कोई प्रोसेस वो नहीं कर सकता। पहला ये आता है इंजंक्शन। अगली चीज़ आती है मारेवा इंजेक्शन। मारेवा इंजेक्शन ये एक कोर्ट का डिसीजन है जिसको मारेवा केस बोला जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन था उसको बोला गया मारेवा इंजेक्शन। इसमें क्या है, रेस्ट्रेन कर दिया जाता है डिपेंडेंट जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, बाय फ्रीजिंग हिज एसेट टेम्परेरीली। तो मारेवा इंजेक्शन के अंदर कंप्लीट तरह से जो पर्सन उसका यूज़ कर रहा है उसको रोक तो दिया जाता ही है, लेकिन उसके जितने एसेट हैं, जितने एसेट उससे कमाए हैं, उनको टेम्परेरी फ्रीज़ कर दिया जाता है। अगला हमारा आता है प्यूकिनरी रेमेडीज़। तो प्यूकिनरी रेमेडीज़ मतलब यहाँ पे क्या है, डैमेज। जिसके कॉपीराइट का हनन हुआ है वो अपने डैमेज माँग माँग सकता है कि मुझे इतने का नुकसान हुआ है। ठीक है? या फिर जो इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट या अकाउंट ऑफ प्रॉफिट कि जितना प्रॉफिट हुआ उसमें के आप इतना मुझे दो। ठीक है? तो वो उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ उसको माँग सकता है। ठीक। इसके अलावा हमारे एक एक ऑप्शन आता है हमारा एंटन प्लर ऑर्डर। तो एंटन प्लर नाम का एक केस था। इसके अंदर फाइनली ऑर्डर दिया गया था कि अगर इस टाइप से कोई कॉपीराइट का हनन होता है, कॉपीराइट का उल्लंघन किया जाता है, तो क्या कर सकते हैं? डिलीवरी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट कॉपीज़ एंड डैमेज फॉर कन्वर्जन। मतलब इस ऑर्डर के अंदर कोर्ट ने बोला था कि जो जिसके कॉपीराइट का हनन हुआ है, ठीक है? जिसके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, वो पर्सन उसके घर जाके, मतलब उस दूसरे पर्सन के घर जाके कॉपीराइट हुए हैं, क्या प्रूफ है, क्या नहीं है, वो सारी कुछ देख सकता है, वो जा सकता है उसके घर, जितनी कॉपी है उनको इनफ्रीज कराया जा सकता है और अपने जो डैमेज है मतलब कन्वर्जन, अपने जो मटेरियल को उसने कन्वर्ट किया, उसका जो डैमेज है उसको माँग सकता है। एंटन प्लर ऑर्डर के अंदर। और दूसरे टाइप के हमारे होते हैं क्रिमिनल रेमेडीज़। तो क्रिमिनल रेमेडीज़ में कोर्ट क्या कर सकता है, इसमें इम्पीचमेंट किसी को जेल दे सकता है, फाइन दे सकता है, उसके जो इन्फ्रिंजिंग कॉपी सीज़ की जा सकती हैं या डिलीवर ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपी टू ऑनर। ठीक है? तो जितने हमारे उल्लंघन किए थे उसकी सारी